वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ AITC GST पे चर्चा। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। सो व्यूअर्स, इन टुडेज सेशन वी विल टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिगार्डेड एज ब्रेन ऑफ GST. Yes guys, you're thinking correct. I am talking ITC, that is इनपुट टैक्स क्रेडिट। आज के सेशन में हम ITC को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि GST में ITC ना होना उसका कोई वजूद ही नहीं रहता GST का। सो इन टूडेज टॉपिक यही हम लोग का होगा ITC। इस डिस्कशन में हम लोग ITC एलिजिबिलिटी एज वेल एज कंडीशंस को हम लोग जानेंगे। तो गाइस, विद अ न्यू एनर्जी लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एंड स्टूडेंट्स ऑफ AITCS, मैं एडवोकेट SN धुरिया आज के GST पे चर्चा टॉपिक पर आपका स्वागत करता हूं। टुडेज वी शैल डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच हैज़ ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड बाय अंकित, और उस टॉपिक का नाम है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ input tax credit. We all know that input tax credit is the important part of the GST. It may be regarded as the brain of the GST, क्योंकि अगर input tax credit को GST से हटा दिया जाए तो GST will be meaningless. It will be irrelevant. So let us discuss about the eligibility and conditions. In this video session we shall discuss 10 conditions which all must know, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रत्येक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ इनपुट टैक्स की कंफ्यूजन रहती है। तो आज के इस वीडियो में आई शैल ट्राई टू रिमूव ऑल द कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो लेट अस स्टार्ट। अब पहला हम देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या है। डिफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 63 ऑफ GST एक्ट सेज दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। अब ये छोटे से लाइन में बोल दिया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, मतलब इनपुट टैक्स की जो हमें क्रेडिट मिलती है दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसको सही से समझने के लिए वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स की मीनिंग क्या है ये स्क्रीन पे आ गई है। अगर हम इसको पढ़ें तो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन means the central tax, state tax, integrated tax or union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him and includes। अब इसका मतलब समझिए। इनपुट टैक्स का मतलब है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई भी गुड्स और सर्विस परचेज करता है तो उसके ऊपर चाहे वो IGST पेमेंट करे, चाहे वो CGST पेमेंट करे, चाहे वो SGST पेमेंट करे या यूनियन टेरिटरी टैक्स पेमेंट करे, ऑल दीज आर कॉल्ड इनपुट टैक्स। दिस डिफिनेशन इज इंक्लूसिव डिफिनेशन। तो इसमें ये बोला गया है अपार्ट फ्रॉम दीज टैक्सेस ऑन परचेज दिस ऑल्सो इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड्स है? IGST चार्ज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दैट मीन्स व्हेन एवर एनी इंपोर्टर imports any goods from foreign country then he has to pay IGST. So this IGST is also regarded as input tax. सेकेंड इंक्लूसिव है द टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM अंडर CGST एक्ट और UT एक्ट और IGST एक्ट। तो वट एवर टैक्स
a registered person deposits under SGST or IGST or UTGST, it is regarded as input tax. So let us move to the next point. But does not include the tax paid under composition levy. यहाँ आपको ये समझना है कि इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में कंपोजिशन टैक्स पेयर या कंपोजिशन डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी की अमाउंट इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में नहीं आती. सो स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर दैट एनी टैक्स पेड टू कंपोजिशन डीलर is not regarded as input tax. It is exclusive of the definition of input tax. मान लो कि आपने किसी ऐसे डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज की है और वो कंपोजिशन डीलर आपसे जीएसटी कलेक्ट करता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंपोजिशन डीलर इज नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर. लेकिन कभी कभी गलती से कंपोजिशन डीलर जीएसटी कलेक्ट कर लेता है, तो उसकी इनपुट टैक्स जो है क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज ये टैक्स कंपोजिशन का जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन के बाहर है. अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने की एलिजिबिलिटी किसकी है? नंबर 1, इट इज अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन ओनली. तो इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में उनको ही इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलेगी. और सेकंड है, इनपुट टैक्स मस्ट बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ये समझना आपको जरूरी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी तभी बनती है व्हेन गुड्स और सर्विसेज which has been purchased is used for business or supposed to be used for the business or it should be used for the development of the business. This is very disputed topic, क्योंकि एक गुड्स या सर्विस कब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काम आती है, कब नहीं काम आती है, इट इज ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट. बट हियर वी शैल नॉट गोइंग टू डिस्कस द डिस्प्यूट. सिंपल भाषा में आपको ये समझना है कि योर एलिजिबिलिटी फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट अराइज व्हेन द इनपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज यूज्ड फॉर द बिजनेस और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस और इट इज इंटेंडेड टू यूज फॉर द बिजनेस. अब चलते हैं कंडीशंस की. पहले हमने बताया एलिजिबिलिटी की, अब चलते हैं कंडीशन की. कंडीशन इज लेड डाउन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एज वेल एज द स्टेट जीएसटी एक्ट. तो यहाँ हम टोटल 10 कंडीशन की बात करेंगे, 10 शर्तों की बात करेंगे. अगर ये 10 कंडीशंस या 10 शर्तें पूरी होती हैं तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. If any registered person has availed or has utilized or has claimed any input tax credit in violation of these 10 conditions, then he should have to reverse that along with interest. तो जल्दी से हम देखते हैं कि वो 10 कंडीशंस कौन है, इसके बारे में एक सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब अंडर जीएसटी एक्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन. इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए आपको टैक्स इनवॉइस जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम किया है या डेबिट नोट जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम किया है या अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर जीएसटी लॉ जिसके ऊपर आपने क्रेडिट लेना है, वो आपके पास फिजिकली होना चाहिए. ऐसा नहीं है
कि इन टैक्स इनवॉइस बाय ईमेल में आया था, ईमेल में गायब हो गया, फिजिकल कॉपी नहीं है, असेसमेंट शुरू हो गई, टेस्ट चेकिंग के लिए ऑफिसर ने टैक्स इनवॉइस मांगा, आप नहीं दिखा पाए। अगर आप टैक्स इनवॉइस नहीं दिखा पाते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग असेसमेंट, ड्यूरिंग ऑडिट, तो इट विल बी ट्रीटेड एज वायलेशन ऑफ दिस कंडीशन और आपकी आईटीसी की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उतने ही अमाउंट की आईटीसी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि टैक्स इनवॉइस मस्ट बी फिजिकली इन पोसेशन। अब चलते हैं अपने सेकेंड कंडीशन की तरफ। सेकेंड कंडीशन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर अलाउएबल डॉक्यूमेंट्स on the basis of which ITC is claimed must be reflected in statement of outward supplies. For example, for regular person it must be shown in GSTR 1. तो सेकेंड कंडीशन है कि आपने जिस टैक्स इनवॉइस की इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली है, आपके सप्लायर उस इनपुट टैक्स क्रेडिट की इनवॉइस को GSTR 1 में दिखाए। अगर वो GSTR 1 में नहीं दिखाता है तो दिस सेकेंड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड और आपको आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगी। नाउ मूव टू थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन जो दिखाई पड़ रहा है आपको वो है ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन इज इन केस ऑफ सेल बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स and where the goods or service is provided on the instruction of such registered person, it is deemed that registered person has received the goods or services. Students, थर्ड कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो समझना क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, he has received the goods or services। मतलब क्या, जो इनपुट टैक्स की क्रेडिट जो पर्सन ले रहा है वो एक्चुअल में गुड्स रिसीव कर लिया हो, गुड्स उसके गोडाउन में आ चुका है, या जो सर्विस ले रहा है तो वो सर्विस एक्चुअली ले चुका है। ऐसा नहीं है कि गुड्स जो है वो गोडाउन में आया नहीं और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिए। तो ये ध्यान में रखना है कि गुड्स मस्ट बी एक्चुअली रिसीव्ड, सर्विसेज मस्ट बी एक्चुअली रिसीव्ड। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि मान लो जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब गुड्स जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया और बीच रास्ते में ही डॉक्यूमेंट की ट्रांसफर होकर के वो तीसरे जन के पास चला जाता है। इट इज कॉल्ड ट्रांसफर बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो ए एक सेलर है वेस्ट बंगाल में और बी परचेजर है महाराष्ट्र में। तो मटेरियल ए से बी के पास जा रहा था, तो बी यहाँ पे परचेजर है और उसी समय उसको एक ऑर्डर मिल गया उड़ीसा से। तो मटेरियल वेस्ट बंगाल से मूव तो हुआ, लेकिन महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ही उसका मूवमेंट चला गया उड़ीसा की तरफ। या फिर ऐसा हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में मूवमेंट शुरू होने से पहले ही वो उड़ीसा की तरफ चला जाए। तो यहाँ तीन पार्टी इन्वॉल्व हैं, ए ऑफ वेस्ट बंगाल, बी ऑफ महाराष्ट्र और एक है उड़ीसा में। तो यहाँ पहला जो ट्रांजैक्शन है इसमें परचेजर कौन है, बी ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन ये माल जो है, ये गुड्स जो है बी ऑफ महाराष्ट्र के पास नहीं पहुंच रहा, बीच रास्ते में ही बिल्टी कंसाइनमेंट नोट का ट्रांसफर हो गया और ट्रांसपोर्टर जो है गाड़ी को उड़ीसा की तरफ मोड़ दिया। तो ये कंडीशन कैसे फुलफिल हो, जो महाराष्ट्र का डीलर है उसके पास तो एक्चुअल गुड्स पहुंचा नहीं, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे पाएगा। इसलिए इस कंडीशन का ये एक्सेप्शन है, जहां पे बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओनरशिप चेंज होता है, वहां पे ये मान लेते हैं कि गुड्स उसके पास फिजिकली पहुंच गया। दिस इज अ डीमिंग प्रोविजन। सेकेंड है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन देकर माल को भिजवाता है तो भी यहां ये मान लेंगे
कि जो व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो परचेजर है, गुड्स उसके पास फिजिकल नहीं पहुंचती है, लेकिन फिर भी ये मान लेते हैं कि गुड्स उसके पास पहुंच गई। सो स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन याद रखना कि गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली में रिसीव होना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज द फोर्थ कंडीशन। ये क्या है? द अमाउंट ऑफ आईटीसी मस्ट रिफ्लेक्ट इन जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B। ये कंडीशन आफ्टर ऑल सभी को पता है कि जिस इनवाइस की हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं वो जीएसटीआर 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इन द सेम फैशन एज इट इज इन इनकम टैक्स। 26AS इनकम टैक्स में जब तक टीडीएस नहीं आता है हमको उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। इन द सेम वे इन जीएसटी में जब तक वो टैक्स इनवाइस जीएसटीआर 2A या 2B में रिफ्लेक्ट नहीं आएगा उसकी क्रेडिट रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं मिलेगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, जो हमारा पांचवा कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या है? द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैज एक्चुअली पेड द टैक्स either by utilizing e-cash or e-credit ledger. For example, that means in case of regular person, GSTR 3B must be filed. So this is also one of the important condition कि supplier जहां से गुड्स या सर्विस परचेज की जा रही है, जिसके टैक्स इनवाइस पे आप क्रेडिट ले रहे हो, वो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट किया हो, चाहे वो क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल करके या कैश लेजर का इस्तेमाल करके। और इस लेजर का इस्तेमाल तभी होता है जब जीएसटीआर 3B इन केस ऑफ रेगुलर डीलर फाइल होता है। तो फिफ्थ कंडीशन इज दैट द सप्लायर मस्ट हैज फाइल्ड जीएसटीआर 3B। नाउ सिक्स्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन ये है कि द पर्सन अवेलिंग आईटीसी मस्ट हैज फाइल्ड required returns under the law such as GSTR 1 and 3B in case of regular person. So sixth condition is that कि आपको रिटर्न डिफॉल्टर नहीं होना है। आप अगर GSTR 3B फाइल नहीं करोगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की मिलेगी नहीं। There shall be no opportunity to avail input tax credit. So the person means the person who is taking ITC must not be रिटर्न डिफॉल्टर। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज सातवां कंडीशन है कि आईटीसी इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन लॉट और इंस्टॉलमेंट्स अपॉन रिसीट ऑफ लॉट और इंस्टॉलमेंट, अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। अब ये एक एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज डी का फर्स्ट प्रोविजियो में। ये क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि गुड्स लॉट में इंस्टॉलमेंट में भेजे जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने एक बल्क ऑर्डर दिया 1000 क्विंटल का, तो 1000 क्विंटल की डिलीवरी तो एक समय में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट हियर द एग्रीमेंट इज दैट द 1000 जो क्वांटिटी है, क्विंटल है, वो 4 इंस्टॉलमेंट में भेजा जाएगा। तो फर्स्ट लॉट मिल गया तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, सेकेंड लॉट आ गया उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, थर्ड लॉट आ गया उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। जब लास्ट लॉट आया तब उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। सो बी रिमेंबर, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इन केस ऑफ लॉट, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड व्हेन लास्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिसीव्ड और लास्ट lot has been received. So now move to the next condition, condition number 8. Person claiming ITC should pay the amount of tax invoice, CGST, SGST, IGST, UTGST as applicable within 180 days from the date of tax invoice. Students, this is also a popular condition which you must all have aware कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल होने पर तभी मिलती है कि जब टैक्स इनवाइस से 180 दिन के भीतर
हम अपने सप्लायर को टैक्स अमाउंट अलॉन्ग विथ CGST, SGST या IGST विच एवर इज एप्लीकेबल वो पेमेंट कर दें। अगर एनी पर्सन फेल्स टू पे हिज सप्लायर विद इन 180 डेज देन एलिजिबिलिटी ऑफ ITC लैप्सेस और उसको वो रिवर्स कर देना पड़ेगा और जिस दिन वो पेमेंट करेगा उस महीने में उसको वो रिक्लेम कर सकता है। सो नाउ अगेन मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 9, where capital goods is capitalized in balance sheet at full value including CGST, SGST, IGST, UTGST as the case may be, on which depreciation is claimed, then ITC shall not be allowed. This is one of the important condition. बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा या जिनको पता है उनका कन्फ्यूजन होगा। तो इसमें क्या है कि अगर आप कैपिटल गुड्स परचेज करते हो और उसका फुल वैल्यू बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर देते हो, इसका मतलब GST कंपोनेंट के ऊपर डिप्रिसिएशन ले लिए, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी बिकॉज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि मान लो आपने एक असेट्स खरीदा 100 रुपए की और उस पे GST लगा 12%। आपने बैलेंस शीट में उस असेट्स को कैपिटलाइज किया 112 में, मतलब GST कंपोनेंट को भी आपने ऐड कर दिया और जब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो 112 रुपए के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, मतलब 12 रुपए जो GST कंपोनेंट है उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट ले रहे हो। तो एक बार जब आप डिप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लिए हो तो आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगी। या अगर आपको ITC बेनिफिट लेनी है तो फिक्स्ड असेट्स को आप टैक्सेबल वैल्यू पे कैपिटलाइज करो। 100 रुपया आपका फिक्स असेट्स हो गया, 12 रुपया आपका ITC हो गया। तो बी रिमेंबर व्हेन यू आर कैपिटलाइजिंग द असेट्स इंक्लूडिंग GST कंपोनेंट देन डिप्रिसिएशन बेनिफिट इज अलाउड, ITC बेनिफिट इज नॉट अलाउड। अपने लास्ट कंडीशन की तरफ मूव करते हैं, कंडीशन नंबर 10, ITC must be claimed within 6 months from the date of end of the financial year to which tax invoice or debit note or other permissible documents related or filing of annual return whichever is earlier. Last but not least, important condition, input tax credit availment हैज अ टाइम लिमिट। सारा साल ये खुला नहीं रहेगा कि आप जब चाहो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले, नहीं। टाइम लिमिट क्या है कि जिस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ITC ले रहे हो वो जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करती है, उस फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाने के 6 महीना बाद, माने सितंबर की रिटर्न जब आप अक्टूबर में फाइल करोगे तब आप उसकी ITC क्लेम कर सकते हो। ये डेडलाइन है। अगर ये डेडलाइन एक्सटेंड हो गया, फेल हो गया, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम उस टैक्स इनवॉइस की नहीं कर पाओगे। या अगर आप एनुअल रिटर्न आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आपने 6 महीने के पहले ही एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, तब भी आप ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। सो रिमेंबर द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ए पार्टिकुलर financial year must be availed within 6 months from the end of the relevant financial year or filing of annual return, that is GSTR 9, whichever is earlier. So students, hope that कि eligibility and condition of input tax credit आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। Thanks for watching.